आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हेलो परवाज में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। हमारा दिल पूरी जिंदगी बिना रुके काम करता है, इसीलिए दिल का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। दिल का तेज धड़कना हर बार प्यार नहीं हो सकता, ये दिल की बीमारी का इशारा भी हो सकता है। एक अनुमान के मुताबिक अगर दिल की सेहत को दुरुस्त कर लिया जाए तो 75 साल से कम उम्र के लोगों को होने वाले 80% हार्ट अटैक और स्ट्रोक रोके जा सकते हैं। तो आज बात होगी दिल से जुड़ी बीमारियों की, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर आरिफ वहाब। आपका वेलकम है हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। अगर आपके भी कोई सवाल हैं कार्डियोलॉजिस्ट से दिल से जुड़ी बीमारियों से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे नंबर्स हैं 012066938847, 012066938869 और 9205353184। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमसे सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर आरिफ, जैसे आजकल हम सुनते हैं हार्ट डिजीज़ लोगों को बहुत हो रहा है, हर दूसरा इंसान बात करता है इसकी, परेशान रहते हैं लोग, हार्ट प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये प्रॉब्लम्स हो क्यों रही है। देखिए, प्रॉब्लम क्यों हो रही है, इसके लिए हम एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं रिस्क फैक्टर्स, है ना, कि कौन कितने रिस्क पर है और क्यों रिस्क पर है। तो इसको हम दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं। एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं कि मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, एक होते हैं जिसे हम कहते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जी। तो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स वो हैं जिनको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स वो हैं जिसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स वो हैं जैसे आपकी एज है और आपकी फैमिली हिस्ट्री है। इसको आप कोई मॉडिफाई नहीं कर सकता, आप एज को चेंज नहीं कर सकते। आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। नॉट और मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स वो हैं जिसको आप चेंज कर सकते हैं। तो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में जो हम लेते हैं चीज़ों को, उसमें है जैसे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स है, आप स्मोकिंग करते हैं या नहीं करते हैं, आपका लाइफ स्टाइल कैसा है, आपको कोई डायबिटीज़ की हिस्ट्री तो नहीं है, आपको ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री तो नहीं है, और आप कितने स्ट्रेस लेवल्स पर हैं। तो इन सारे फैक्टर्स के कंट्रीब्यूशन से आपका एक रिस्क असेसमेंट होता है, और वो अल्टीमेटली ये बताता है कि आप कितने रिस्क पर हैं या आपको कितनी जल्दी वो डिजीज़ डेवलप हो जाएगी जी। तो ये जो अभी का जो रीज़न्स हैं जो कि हम देख रहे हैं कि जो हार्ट डिजीज़ बढ़ती जा रही है, मेन रीज़न यही है कि जो कि हम मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। स्मोकिंग बढ़ती जा रही है, या लोग जिनको हाइपरटेंशन डेवलप हो रहा है, या फिर डायबिटीज़ हो गई है, या स्ट्रेस लेवल्स उनके किसी भी रीज़न से ज़्यादा हैं, ये सारे फैक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं। आप एक्सरसाइज कम करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है जिसकी वजह से आपको ये इंसिडेंस जो है हार्ट डिजीज़ का बढ़ता जा रहा है जी। यानी कि कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल भी इसके लिए जिम्मेदार है। लाइफस्टाइल तो बहुत अहम कंपोनेंट है हार्ट डिजीज़ के डेवलपमेंट में। अगर आप ठीक से खाना नहीं खाएंगे, अपनी शुगर्स कंट्रोल नहीं रखेंगे, स्मोकिंग करते रहेंगे, या अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं रखेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो आपको अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि जो भी डिज़ीज़ है वो थोड़ा जल्दी डेवलप हो जाएगी, या डिज़ीज़ आपको डेवलप्ड है तो वो और जल्दी बढ़ जाएगी जी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनका सवाल सुनते हैं। हेलो हेलो, क्या आपको हमारी आवाज़ आ रही है? हेलो, लगता है किसी वजह से हमारा इनसे राब्ता नहीं हो पा रहा। जिस तरह से आपने अभी बताया कि हार्ट डिजीज़ क्यों ज़्यादा हो रही है, और कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल जो है उसका भी इसमें रोल है, क्योंकि आजकल लोग खाने पीने का ख्याल नहीं रखते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनके पास अपने लिए वक्त ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन अगर इसके अलावा हम बात करें कि चलिए ये चीज़ें तो हैं, लेकिन फिर भी अपने अपने आप को किस तरह से हेल्दी रख सकते हैं, हम कैसे अपना हार्ट जो है उसको हेल्दी रख सकते हैं? जी, देखिए, हम बात करते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स पे। तो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में क्या है, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग छोड़ दीजिए, ठीक है। स्मोकिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हार्ट डिजीज़ के डेवलपमेंट में, ख़ास तौर से जो नसों में जो ब्लॉकेज होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ जिसे हम कहते हैं, उसके लिए। तो स्मोकर्स जो हैं उनके लिए ख़ास सलाह ये है कि जो भी स्मोकर है स्मोकिंग फ़ौरन छोड़ दीजिए। दूसरी चीज़ है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज एक अहम कंपोनेंट है। आप कितनी एक्सरसाइज करें, ये कहा गया है कि आप एक हफ्ते में तकरीबन 150 मिनट
एक मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करें, या फिर अगर हैवी इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करते हैं आप तो अराउंड 75 मिनट्स, जिसका मतलब ये है कि अगर आप मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक दिन में तकरीबन 20 से 30 मिनट मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करें। मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज क्या होती हैं? ये है जैसे आप वॉक कर रहे हैं तकरीबन 5 किलोमीटर की स्पीड से, या फिर आप साइकिल चला रहे हैं जिसकी स्पीड तकरीबन 15 किलोमीटर पर आवर से कम है, या फिर आप जैसे टेनिस खेलते हैं डबल्स। हैवी इंटेंसिटी एक्सरसाइज क्या है? जैसे आप फुटबॉल खेलते हैं या फिर सिंगल्स टेनिस खेलते हैं, ये हैवी इंटेंसिटी एक्सरसाइज। तो नियर अबाउट आप एक दिन में 20 से 30 मिनट मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करें। तीसरी चीज़ है कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ठीक लेवल पे होने चाहिए। जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। जो बैड कोलेस्ट्रॉल सबसे इम्पॉर्टेंट मानते हैं हम लोग, उस जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो एलडीएल होता है, और एलडीएल लेवल जनरली अगर आपके और कोई रिस्क फैक्टर नहीं है तो ये कम से कम 130 से नीचे होना चाहिए। चौथी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है शुगर लेवल्स। अगर आप डायबिटिक हैं तो शुगर लेवल कंट्रोल रहनी चाहिए। और इसके अलावा ये है कि जो भी स्ट्रेस कंपोनेंट है आपका, जिस भी वजह से आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं, उसको मिनिमाइज़ करिए किसी भी तरीक़े से, आइदर बाय मेडिकेशन और बाय जो आप कोई योगा करते हैं या कोई और तरीक़े से एक्सरसाइज करके। एक्सरसाइज आल्सो कंसिडर टू बी जो बहुत ही अच्छा तरीक़ा है अपने स्ट्रेस लेवल्स को कम करने का। तो ये सारे कंपोनेंट्स को आपको लेके चलना होगा, और इससे आपको अपने जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसको कम करने होंगे, तभी आप थोड़ा हेल्दी रहेंगे। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं श्रीनगर से। हेलो हेलो जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? हेलो, क्या आपको हमारी आवाज़ आ रही है? हेलो जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है? जी, मैं अब्दुल सलाम बोल रहा हूँ अलीगढ़ से। जी, अलीगढ़ से बात कर रहे हैं, बताएं सवाल। जी, मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाह रहा हूँ कि जी मैं पूछ रहा हूँ ये। देखिए, आप सबसे पहले अपनी टीवी की आवाज़ बंद करिए। जी, डॉक्टर साहब से मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आजकल के हालात में जो जी बताएं। जी मैं हाँ डॉक्टर साहब से ये जानना चाह रहा हूँ कि आजकल के हालात में जो हम लोगों का रहने सहने का तरीका है, उस कंडीशन में जो हमें कभी सर में दर्द होता है, कभी चेस्ट में पेन होता है, कभी किसी तरह की और प्रॉब्लम होती है, तो ये हमें ये कैसे एहसास हो कि हमें जो प्रॉब्लम है वो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो वो जनरल सिम्टम क्या है हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम का, वो हम जानना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब। बिल्कुल, ये सिम्टम्स जानना चाहते हैं। देखिए, एक बहुत अच्छा सवाल है ये। मेन चीज़ है कि सिम्टम्स क्या होते हैं। तो सिम्टम्स ये हैं कि अगर आपको जैसे जो मेन सिम्टम्स होते हैं वो ये है कि चेस्ट पेन है, सीने में आपको दर्द होता है। लेकिन आम तौर पे एक मिसकंसेप्शन ये है कि अगर आपका उल्टी तरफ यानी लेफ़्ट साइडेड पेन है तो वो हार्ट से रिलेटेड पेन होता है। आम तौर पे ये एक लोगों में ख्याल रहता है कि लेफ़्ट साइड पेन है तो वो हार्ट का पेन है। ऐसा थोड़ा कम चांस होता है। जो क्लासिकल हार्ट पेन होता है वो बीच में होता है, हार्ट के बीच में होगा, आपको चलने पर होगा, रुक जाने पे ठीक हो जाएगा। तो ये अगर आपको कंडीशन मिल रही है या ये सिम्टम्स आते हैं तो ये ज़्यादा चांस है कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम होती है सांस फूलना, ख़ास तौर से अगर आप ज़्यादा चलने पे सांस फूल जाती है, या फिर आप सोते हैं और सोने के 4-6 घंटे बाद ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, तो इसमें ज़्यादा चांस है कि आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। उसके अलावा कहीं पर आपको सूजन आ रही है, वो भी एक अलामत हो सकती है कि हार्ट की प्रॉब्लम है आपको। और जो आपको लगता है कि आपका जो है वज़न बिना वजह किसी और कोई ख़ास वजह नहीं है और अपने आप बढ़ता जा रहा है, तो ये भी एक अलामत होती है कि हार्ट की प्रॉब्लम की है आपको। जी, जिस तरह से आपने बताया जो हार्ट डिजीज़ है उसके सिम्टम्स क्या हैं, लेकिन कई बार ये होता है कि जैसे किसी को एसिडिटी है या फिर गैस है तो उसको भी लोग रिलेट कर लेते हैं चेस्ट पेन से। तो इसमें कैसे फ़र्क कैसे करें? देखिए, ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि आजकल हम बहुत पेशेंट्स को इस तरह से देखते हैं जो ये कहते हैं कि एसिडिटी है और उनको निकल आती है हार्ट की प्रॉब्लम। तो पहली चीज़ तो ये है कि जो एसिडिटी है या हार्ट की प्रॉब्लम है, ये डायग्नोसिस खुद ना बनाएं, ठीक है। एक ओपिनियन आप ज़रूर अपने डॉक्टर से लें।
लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप दोनों के सिम्टम्स को पहचानें। जैसे एसिडिटी की जो प्रॉब्लम है, आम तौर पे अगर आप खाना खाएंगे, ज़्यादा स्पाइसी फूड ले रहे हैं या फिर जैसे चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, उससे रिलेटेड रहता है। आप जैसे पानी पी लें या फिर कभी कभी ये भी होता है कि आप ठंडा दूध ले रहे हैं, उससे कम हो रहा है, तो ये एसिडिटी की प्रॉब्लम की तरफ जाता है। और अगर आपको ये प्रॉब्लम चलने पे हो रही है, सीने में दर्द हो रहा है और चलने पे हो रहा है, बीच में सीने में है और रुकने पे ठीक हो जाता है, तो ये हार्ट की प्रॉब्लम की तरफ इंडिकेट करता है। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपको ये लगता है कि आपको खाने के बाद जो खाना या पानी मुंह की तरफ आ रहा है, तो ये ज़्यादा चांस है कि एसिडिटी से रिलेटेड है। लेकिन इन सब के बावजूद मैं फिर कहूँगा कि डायग्नोसिस खुद ना बनाएं, डॉक्टर से मिलें और डॉक्टर जो कह रहा है उसको मानें। जी, जैसे बीच में आपने बताया था, जिस तरह से आजकल ब्लॉकेज बहुत सुनने में आता है, तो आपने कहा था कि स्मोकिंग जो लोग करते हैं उनको ज़्यादा चांसेस रहते हैं, लेकिन इस स्मोकिंग के अलावा और क्या रीज़न हो सकते हैं कि ब्लॉकेज इतने ज़्यादा हो रहे हैं? देखिए, ब्लॉकेज जो होने के मेन रीज़न यही है कि आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कंट्रोल नहीं रख रहे हैं। आप जो लाइफस्टाइल है आपने चेंज कर लिया है, अप्रोप्रिएट टाइम पे आप खाना नहीं खाते, जो फैटी फूड है वो आप ज़्यादा लेने लगे हैं, एक्सरसाइजेस कम है आपकी, आप एक्सरसाइज कम करते हैं, और उसके अलावा शुगर्स अगर आपकी कंट्रोल नहीं है तो वो भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है कि आपको ब्लॉकेज होने के चांस बढ़ जाते हैं। जी, अच्छा, जिस तरह से हार्ट अटैक एक बहुत बड़ी बीमारी है और बहुत लोग इससे डरते भी हैं, घबराते भी हैं। आमतौर पर लोगों को ये नहीं मालूम होता है कि अगर किसी को हार्ट अटैक होने वाला है तो उसके 2-3 दिन पहले क्या सिम्टम्स हो सकते हैं या क्या तब्दीली हम उसमें देखेंगे। तो ये किस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं जो हमें ये बताएं कि आगे कुछ बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है? देखिए, आमतौर पे अगर आप ये सोचें कि उससे पहले सिम्टम्स होते हैं या नहीं होते हैं, तो कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ये सिम्टम्स हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सब में हो। तो उनमें क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? आपको जैसे मान लिए कि पेन होता था चलने पे, अब आपको ये लगने लगा कि ये पेन पहले 100 मीटर पे चलने पे होता था, अब 50 मीटर पे होने लगा। या आपको लग रहा है कि अब बैठे बैठे मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है और जितनी तेज़ होता था उससे कहीं ज़्यादा तेज़ हो रहा है, या पेन के साथ आपको स्वेटिंग हो रही है, या ड्यूरेशन जो था पेन का वो बढ़ गया है। तो ये सारी अलामतें इसकी हैं कि आपको जो ब्लॉकेज है वो कहीं ना कहीं बढ़ गया है और आगे चल के कंप्लीट ब्लॉकेज हो सकता है, जिसकी वजह से कंप्लीट हार्ट अटैक हो सकता है आपको। जी, इसके साथ ही हम आजकल बहुत सुनते हैं स्ट्रोक के बारे में। तो वो कौन सी कंडीशन होती है कि पेशेंट को स्ट्रोक आता है और उसके बाद जो बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है, तो बॉडी में क्या हो रहा होता है अंदर, उसको किस तरह से समझें? देखिए, स्ट्रोक का भी रिलेशन इसी आमतौर पे जो मेन फैक्टर्स हैं वो ये हैं कि आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल आपने नहीं किया है, आपने अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल नहीं किया है, आप एक्सरसाइज कम करते हैं। तो जब स्ट्रोक होता है तो आमतौर पे हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है जिसे हम इस्चेमिक स्ट्रोक कहते हैं। इस्चेमिक स्ट्रोक का मतलब ये है कि आपके नस में किसी तरह से एक ब्लॉक आ गया है, तो जब वो नस में ब्लॉक होता है तो उसकी वजह से खून का दौरान जो है वो कम हो जाएगा आपके ब्रेन में, और फिर जो ब्रेन जिस पार्ट को कंट्रोल करता है वो फंक्शन नहीं करेगा। दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। तो हेमरेजिक स्ट्रोक में ये चीज़ है कि किसी भी वजह से वो नस जो है वो फट गई है और उसकी वजह से खून बाहर निकल गया है, और उसके जो खून बाहर निकलता है उससे ब्रेन पे प्रेशर बनता है, और प्रेशर बनने की वजह से, और क्योंकि खून मुकम्मल तौर पे नहीं ब्रेन में पहुंच पा रहा है, इस वजह से ब्रेन का जो अफेक्टेड पार्ट है और जो पार्ट ब्रेन कंट्रोल करता है बॉडी का, वो सही से काम नहीं करता है। तो मेन चीज़ें यही होती है कि आइदर के या तो उसमें ब्लॉकेज है या फिर नस फट गई है, जिसकी वजह से खून के दौरान में प्रॉब्लम आई है और जिसकी वजह से जो भी पार्ट जो मूव ब्रेन कंट्रोल करता है वो सही से काम नहीं कर पाता। जी, डॉक्टर आरिफ, आपसे और भी बातें करेंगे और भी चीज़ें जानेंगे हार्ट डिजीज़ से जुड़ी हुई। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हेलो परवाज में। और आज हमारे साथ हैं कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर आरिफ वहाब और आज हम बात कर रहे हैं हार्ट डिजीज़ की। डॉक्टर आरिफ वहाब, जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई कि सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, किस तरह से इससे बचा जा सकता है, थोड़ा सा लाइफस्टाइल जो है वो अपना बेहतर कर लें, एक अच्छी ज़िंदगी जिएँ, जल्दी खाना खाएं, टाइम पर सोएं, जल्दी उठें, एक्सरसाइज करें, इन सब से कहीं ना कहीं हम इस तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, जैसे बहुत सारे मरीज़ होते हैं हार्ट के, तो वो बीपी को कंट्रोल करने के लिए बीपी की दवाइयाँ खाते हैं, तो वो उन्हें डेली खानी होती है और वे एक लंबे वक्त तक खाते हैं। तो जब लंबे वक्त तक वो दवाई लेते हैं तो कहीं ना कहीं उनके जहन में ये ख्याल आता है कि बहुत टाइम से दवा ले रहे हैं, हम इसे छोड़ के देखते हैं कि हमें कितना फ़ायदा होता है। तो अगर कोई ऐसा बीपी का मरीज़ है जो अचानक बिना डॉक्टर से सलाह लिए दवाइयाँ छोड़ देता है तो क्या होगा? देखिए, ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि आप दवा बिना डॉक्टर की सलाह के बंद कर दें। इसलिए क्योंकि देखिए, दवा का जो असर है, बहुत सी ब्लड प्रेशर की दवाएं ऐसी होती हैं जिनका असर डिलेड होता है। जैसे आप आज दवा खाएंगे तो 2-3 दिन में उसका असर आएगा, और आप दवा बंद करेंगे तो उसका असर भी 2-3 दिन में जाएगा। तो आपने जब दवा बंद करी तो आप 2-3 दिन आप अपना ब्लड प्रेशर देखते हैं, आपको लगता है ब्लड प्रेशर तो ठीक है, और चौथे दिन 5वें दिन आपने नहीं देखी, अब ब्लड प्रेशर एकदम से शूट कर जाएगा। दूसरी चीज़ ये होती है कि कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिसे आप जैसे ही बंद करेंगे फ़ौरन ब्लड प्रेशर शूट करेगा, और इसकी वजह से फिर किसी भी आर्टरी में ब्लॉकेज आ सकता है, या फिर जैसे हमने बात करी थी, स्ट्रोक हो सकता है आपको। तो कोई भी दवा बिना डॉक्टर के सलाह के आप बंद ना करें, ब्लड प्रेशर की दवा। जी। अच्छा, अगर हम खाने की बात करें, क्योंकि जो खाना है उसका हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल है। आप क्या खाते हैं, कितना खाते हैं और कब खाते हैं और किस तरह का खाना आप ले रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं आपकी सेहत पे जो है बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो हार्ट एक ऐसी चीज़ है जिस पे खाने का बहुत ज़्यादा असर होता है कि किस तरह के तेल घी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं। तो अगर मैं पूछूं, जो हार्ट पेशेंट्स है या जो नहीं भी है, उनके लिए कौन सा ऐसा खाना हो सकता है, कौन सा ऐसा फूड हो सकता है जो उनकी सेहत के लिए, उनके हार्ट के लिए हेल्दी है? देखिए, डाइट जो है हमारे बहुत अहम कंपोनेंट है हमारी लाइफ का। तो कौन सी डाइट, ये सवाल बहुत सबके दिमाग में रहता है कि कौन सी डाइट लेनी चाहिए। तो हम अगर इस हिसाब से देखें कि ट्रायल क्या कहते हैं, जो स्टडी करी गई वो क्या कहते हैं, तो ट्रायल के हिसाब से अगर हम देखें तो कायदे से सिर्फ तकरीबन 2 डाइट हैं जो कहती हैं कि अगर आप ये खाएंगे तो आपके लिए बेहतर है। ये 2 डाइट है, एक डाइट जिसे हम कहते हैं डैश डाइट, और एक होती है जिसे हम कहते हैं मेडिटेरेनियन टाइप डाइट। तो डैश डाइट क्या चीज़ है? डैश डाइट ये कहती है कि आप जब खाना खा रहे हैं तो उसमें आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो होल ग्रेन्स होते हैं या फिर नट्स होते हैं इनको, या फिर जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो ज़्यादा लें। आप जो सैचुरेटेड फैट्स हैं, स्वीट्स हैं, या फिर स्वीटेंड बेवरेजेस हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह को कम लें। तो अगर आप ये चीज़ लेते हैं और इसके साथ अगर आप थोड़ा नमक कम कर दें तो आपका जो आइडियल ब्लड प्रेशर रहेगा और कोलेस्ट्रॉल वगैरह ठीक रहेंगे। डैश डाइट वैसे ज़्यादा उन लोगों के लिए है जो कि ब्लड प्रेशर जिनका बढ़ा रहता है, या फिर वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ज़्यादातर जो ट्रायल्स और स्टडीज़ देखे गए हैं वो इसी के ऊपर हैं, और ये जो रिकमेंडेड डाइट है, जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन कहती है, वो ये रिकमेंडेड डाइट ये बताती है। दूसरी डाइट है जिसे हम कहते हैं मेडिटेरेनियन डाइट। तो मेडिटेरेनियन डाइट वो डाइट है जो मेडिटेरेनियन सी के आसपास जो लोग रहते हैं, तो देखा यह गया कि जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनमें स्ट्रोक का इंसिडेंस या फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का इंसिडेंस कम रहता है। तो ये माना गया कि भाई इस तरह की डाइट अगर खाएंगे तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, स्ट्रोक कम रहेगा। तो मेडिटेरेनियन डाइट में मेन चीज़ ये है कि वो फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेते हैं, साथ में फ़िश और फिर ऑलिव ऑयल और नट्स का जो यूज़ है वो ज़्यादा है। तो अगर इस तरह की अगर आप डाइट लेते हैं तो जो आपका ये इम्कान है कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स या फिर आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बेहतर रहेगा। जी, एक कॉलर हमारे साथ है अलीगढ़ से, सबा। हेलो। हेलो, मैं शफक मन्नान बोल रही हूँ। जी, बताएं क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उनको नींद भी नहीं आती और बहुत टेंशन में रहते हैं, तो इनको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? जी, ठीक है। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, लेकिन पहली चीज़ तो ये है कि नींद क्यों नहीं आ रही है।
तो नींद की वजह ये हो सकती है कि स्ट्रेस है, या फिर आप कोई और प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर स्ट्रेस है तो स्ट्रेस को आपको कम करना है, जिस भी तरीके से आप कम कर सकते हैं। एक्सरसाइज करिए, अपना जो कोई और काम करिए। अगर उससे पॉसिबल नहीं है तो मेडिसिन्स आती हैं, आप उसको लीजिए, उसको कंट्रोल करिए। और अगर कोई और वजह है, जैसे कि आपको लगता है कि नहीं रात में सोते वक्त कोई दिक्कत हो जाती है, तो उसके हिसाब से आप उसके लिए दवा ले लीजिए। आमतौर पे जो भी जो भी रीज़न है उसको आपको टैकल करना है। अगर कोई हार्ट की वजह से प्रॉब्लम नहीं आती है, आमतौर पे लोग अगर किसी को कह दिया जाता है कि हार्ट की प्रॉब्लम है तो बहुत स्ट्रेस आउट हो जाता है। आप उस स्ट्रेस को कम करिए, नींद अपने आप आ जाएगी। जी, एक कॉलर हमारे साथ और हैं कश्मीर से। हेलो 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 मैम। जी, बताएं क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार, मैं डॉक्टर साहब से बोलता हूँ कि मेरी बीवी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बार बार हाई होता है। तो रोजोवास टेन खाती है या ओजोवास टेन कंट्रोल होता है, फिर मतलब अगर दवा 2 दिन बंद होता है तो फिर आ जाता है वापस। अच्छा जी, नहीं आप उनको कोई और प्रॉब्लम भी है? और सर हार्ट की धड़कन उसको तेज है सर। हार्ट की धड़कन तेज है। और कोलेस्ट्रॉल उनका कितना है? एलडीएल लेवल्स कितने हैं आप बताएंगे? क्या सर? एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कितना है? हाँ सर मैं बताऊंगा। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल मैं आपको बताऊंगा सर, 1 मिनट अभी। हाँ मैं बताऊंगा सर। मैंने सर अभी इसका टेस्ट किया है आज जी। एलडीएल इसका LHLD लेवल है 38। तो LDL है 113। 113। हाँ VLD है 32। मैं समझ गया, जी, ठीक काफ़ी है मेरे लिए। देखिए आमतौर पे 113 का लेवल ऐसा लेवल नहीं है कि अगर आपके पास कोई रिस्क फैक्टर नहीं है तो 113 पे ऐसे कोई मेडिसिन की ज़रूरत होती नहीं है। अगर आपको रिस्क फैक्टर है तो फिर आप उसके हिसाब से मेडिसिन लेते हैं, लेकिन 113 पे जनरली हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करते। जी, अच्छा, अगर हम हार्ट डिजीज़ की बात करें तो क्या ये मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं इसके सिम्टम्स? सिम्टम्स थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं, लेकिन बहुत डिफरेंस इनमें नहीं है। अच्छा। जो ख़ास डिफरेंस है वो ये है कि फीमेल्स में जो इंसिडेंस है जनरली वो कम होता है यंग एज में। लेटर एज में दोनों को बराबर हो जाते हैं इंसिडेंस, लेकिन जब फीमेल्स में होती है ये प्रॉब्लम तो ज़्यादा सीवियर होती है। अच्छा, तो इसके किस वजह से ज़्यादा सीवियर होती है? वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। देखिए उसमें एक फैक्टर ये भी है कि सोशल स्टेटस ये है कि हम लोग ऐसे हैं कि शायद तवज्जो नहीं देते, या वो लोग इतनी बिजी होती हैं कि वो बताती नहीं हैं या अच्छा। छुपा लेती हैं। ठीक है, तो आम जो मेन रीज़न है वो ये देखा गया है वो यही है कि आप जनरली देख रहे हैं कि गांव में लोग हैं तो वो इतनी बिजी हैं या काम कर रहे हैं कि अगर उनको सिम्टम्स भी होते हैं तो वो नहीं बता रहे होते हैं या कह रहे होते हैं कि आप दूसरे लोगों को परेशान क्यों करें। तो इस वजह से वो चीज़ छुप जाती है और जब वो मैनिफेस्ट करती है तो वो सीवियर स्टेट में मैनिफेस्ट करती है। जी, अच्छा, जिस तरह से हम सुनते हैं हार्ट अटैक के बारे में और कार्डियक अरेस्ट के बारे में, तो क्या इन दोनों में डिफरेंस है? देखिए दोनों बहुत डिफरेंट हैं। हार्ट अटैक का मतलब ये है कि किसी नस में ब्लॉक हो गया है। अच्छा। और कार्डियक अरेस्ट का मतलब ये है कि आपका हार्ट जो है बंद हो गया है। ठीक है, तो हार्ट अटैक की वजह से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, लेकिन और बहुत सारी वजूहात की वजह से भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। कार्डियक अरेस्ट जो है उसका मतलब ये है कि अब हार्ट काम नहीं कर रहा। जी, अच्छा, ऑयल्स हमारे यहाँ आपको मालूम है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं हर खाने में। कोई भी खाना जो है वो बिना ऑयल के बन ही नहीं सकता। तो कौन सा ऐसा ऑयल हो सकता है जो हम लोगों के लिए सेहतमंद है, हमारा हार्ट भी हेल्दी रहे और खाने में सेफ है? देखिए ऑयल हमारी फूड का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, अहम कंपोनेंट है। तो क्वेश्चन ये है कि कौन से ऑयल्स इस्तेमाल करें। तो पहला चीज़ ये है कि कौन से नहीं इस्तेमाल करें। तो अवॉइड उनको करें जिसे हम कहते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जिसमें होते हैं, या फिर ट्रांस फैटी एसिड्स होते हैं। मतलब ये कि आप बटर को मिनिमम इस्तेमाल करें, कोकोनट ऑयल या पाम ऑयल होते हैं उनको आप नहीं के बराबर इस्तेमाल करें। तो इस्तेमाल क्या करें? इस्तेमाल हो उनको करें जिनमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं या मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं।
तो ये किन ऑयल्स में होते हैं? आप जैसे राइस ब्रान ऑयल होता है, सनफ्लावर होता है, ये सैफफ्लावर ऑयल होते हैं। तो ये सब वो ऑयल्स हैं जिसमें पॉलीअनसैचुरेटेड, मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि आप अनलिमिटेड क्वांटिटी में ना इस्तेमाल करते रहें, एक लिमिटेड क्वांटिटी। जनरली ये है कि आप 2 टेबल स्पूनफुल से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो भी ऑयल है उसमें 4 ग्राम, 1 टेबल स्पूनफुल में 4 ग्राम से ज़्यादा सैचुरेटेड फैटी एसिड्स नहीं होना चाहिए। और आप जो भी डाइट ले रहे हैं, जितनी भी कैलोरी की डाइट ले रहे हैं, उसमें 6 से 7% से ज़्यादा सैचुरेटेड फैटी एसिड्स नहीं होने चाहिए। जी, जैसे आपने ऑयल्स के बारे में बताया, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक बार ही ऑयल यूज़ कर लेते हैं, उसी को बार बार यूज़ करते रहते हैं। तो क्या ये करना चाहिए या नहीं? नहीं, ये देखिए, अगर आप ऑयल्स के बारे में कुछ रूल हैं। ये रूल ये है कि अगर आपने एक बार ऑयल को हीट कर लिया तो दोबारा रीहीट मत करिए, उसका इस्तेमाल ना करें, वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। डॉक्टर आरिफ, असल में वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम है। उम्मीद है जो हमारे कॉलर्स हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, वो आपकी बताई हुई बातों का फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। आपका यहाँ आने के लिए और हमारे कॉलर्स के सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया था। नाज़रीन, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहतमंद रहिए। आदाब।